बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, असद तुर्क का एफआईए की हिरासत में आज चौथा दिन है और कल असद तुर्क का जो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड है वो मुकम्मल हो जाएगा और फिर एफआईए की तफ्तीशी की जानिब से जो इस केस में असद तुर्क से तफ्तीश कर रहे हैं वो हफ्ते के रोज़ असद तुर्क को मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मोहम्मद शबीर साहब उनकी अदालत में पेश करेंगे। अब जो हमारे तय नाज़रीन इतलात पहुँची हैं कि असद तुर्क साहब तामल नहीं कर रहे, तफ्तीश के दौरान जो पूछा जा रहा है उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो इस बात का नाज़रीन इम्कान मौजूद है कि जब हफ्ते के रोज़ एफआईए का तफ्तीशी असद तुर्क को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा तो उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब इसकी वजह क्या है, कौन से ऐसे सवालात हैं जो असद तुर्क से पूछे गए और असद तुर्क जो है उन सवालात के जवाबात के सिलसिले में तफ्तीशी के साथ ताबन नहीं कर रहा। एक तो नाज़रीन तफ्तीशी की तरफ से जो व्लॉग किए गए हैं ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से जो ख़बरें, जो बड़े बड़े इंकशाफात असद तुर्क साहब ने अपने व्लॉग्स में किए या जो बड़ी बड़ी ख़बरें देने का उन्होंने दावा किया, उन ख़बरों के हवाले से असद तुर्क से उन ख़बरों का सोर्स पूछा जा रहा है कि आप अपने ज़राए बताएं कि ये ख़बर आपको किसने दी है और ये इस दावे के साथ आप ये ख़बर कैसे दे सकते हैं। एक तो उस सोर्स के हवाले से बात है कि असद तुर्क साहब अपना सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। दूसरा, उनसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, जो उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड पूछे जा रहे हैं। तो असद तुर्क साहब उन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड भी नहीं बता रहे। तो ये इम्कान मौजूद है कि असद तुर्क साहब को जब हफ्ते के रोज़ मुतलका अदालत में पेश किया जाएगा तो ये बातें अदालत के सामने रखी जाएंगी कि हम तो तफ्तीश के लिए लेके गए थे लेकिन असद तुर्क साहब तफ्तीश नहीं कर रहे, तो इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि असद तुर्क के साथ उनकी जो लीगल टीम है, लीगल टीम भी उनके भाइयों और बहनों की तरह है। ईमान ज़ैनब मज़ारी हैं, उसमें अली हादी हैं, उन्होंने मुलाकात की और साथ में जो वालदा हैं असद तुर्क की उन्होंने मुलाकात की। और ख़ास तौर पे जब आज असद तुर्क की वालदा ने जाके उनके साथ मुलाकात की तो बड़े जज्बाती मनाज़र थे। और क्यों ना नाज़रीन होते ये जज्बाती मनाज़र कि 78 साल की वालदा जब अपने बेटे को एफआईए की हिरासत में, जेल ही हो गई एक तरह से, जब आप गिरफ़्तार हैं, आप बाहर नहीं आ सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, तो ये एक किस्म की कैद है, हिरासत है, गिरफ़्तारी है। तो इस पर जब असद तुर्क साहब की वालदा ने उनके साथ मुलाकात की तो जज्बाती जो मनाज़र देखे गए उसको आके बयान किया ईमान ज़ैनब मज़ारी साहब ने बाहर, कि ऐसे मनाज़र थे कि हमारे जज्बात भी भर आए। लेकिन ये ईमान मज़ारी साहब ने यह भी कहा कि असद तुर्क साहब की हालत ख़राब है और वो पिछले 36 घंटों पे भूख हड़ताल पे हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उनकी हालत ख़राब हुई थी। 1122 को बुलाया गया था, लेकिन जो उनके साथ हस्बैंड हैं ज़ैनब मज़ारी के, अली हादी, उन्होंने ये बताया कि असद तुर्क ने मुलाकात में ये बताया है कि जो तफ्तीशी है उनसे जुडिशरी के ख़िलाफ़ कंपेन करने पे सवालात नहीं पूछे जा रहे, बल्कि उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं स्टैब्लिशमेंट के हवाले से, मखसूस जर्नल्स के हवाले से, जर्नलों के हवाले से, कि आपने फ़लाँ जर्नल के ख़िलाफ़ ये बात क्यों की, आपके पास सबूत क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि चूँकि जो एफ़आईआर है, जो असद तुर्क को जिस एफ़आईआर में, जिन एलिगेशन में गिरफ़्तार किया गया है, उसमें नाज़रीन अभी भी मैंने वो एफ़आईआर पढ़ी है, उसमें असद तुर्क साहब पे जो उन्हें अलर्ज किया गया है वो ये है कि आपने जो सिविल सर्वेंट हैं उनको टारगेट किया है, आपने रियासती इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया है, उनको मलाइन किया है, उनके खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए व्लॉग्स किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट और वीडियो अपलोड्स किए हैं। तो मुझे नाज़रीन जो जहन में आता है कि गालिबन इंतखाबात के दौरान कुछ ऐसा असद तुर्क साहब ने कुछ व्लॉग्स किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं, वोट पूरे किए जा रहे हैं, फार्म 45, इस किस्म की उन्होंने बात की। तो गालिबन उन्हीं चीज़ों के हवाले से सवालात पूछे गए। और एक व्लॉग में असद तुर्क साहब ने यह भी कहा था कि अपने इदारे के लोगों की ट्रेनिंग को बेहतर किया जाए, तो गालिबन उसके बारे में भी बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल जो आज मुलाकात हुई ईमान मज़ारी की, मज़ारी साहबा की और साथ में अली हादी की, वो आके उन्होंने बयान कर दिया कि असद तुर्क साहब की हालत ठीक नहीं है और वह भूख हड़ताल पे हैं और उनसे उनके सोर्सेज, खबरों के सोर्सेज और पासवर्ड पूछे जा रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन RIUJ जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट ऑफ यूनियंस, इसने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें
अब ये RIUJ नाज़रीन क्या कहने जा रही है। RIUJ नाज़रीन एक तो इन्होंने असद तुर्क की गिरफ्तारी की मजम्मत की है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सहाफ़ी और व्लॉगर असद तुर्क के बदनाम ज़माना और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ बनाए गए PIK एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मजम्मत फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। अब इस प्रेस रिलीज़ में नाज़रीन ये RIUJ ने यह भी लिखा है कि RIUJ के मुंतखब बॉडी और बाज़ अकाबरीन की राय में असद तुर्क के कुछ व्लॉग्स गैर जानिबदाराना सहाफ़ती असूलों पर पूरा नहीं उतरते। ऐसी सहाफ़त किसी भी किस्म के जज्बात के ताबे हो, ऐसी सहाफ़त जो किसी भी किस्म के जज्बात के ताबे हो, जिससे किसी के खिलाफ नफ़रत या मोहब्बत छलकती हो, वो गैर जानिबदाराना सहाफ़त के असूलों की कसौटी पर पूरा नहीं उतरती। तो ये RIUJ ने जहाँ उनकी रिहाई का मुतालबा किया है, वहीं ख़ुद ही उनके खिलाफ बात भी कर दी है कि कुछ ऐसे व्लॉग्स हैं जिसमें वो जज्बात में बह गए हैं और नफ़रत में बह गए हैं। लेकिन बहरहाल अब हफ्ते के रोज़ जो है वो असद तुर्क साहब को अदालत में पेश किया जाएगा, तो देखते हैं जज साहब इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, आज उनके साइफर केस में कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। तो इसमें जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी तरफ से अदालत में ये कहा गया कि इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है और वजारत कानून को ख़त लिख दिया गया है, तो आप केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अब चूँकि ये अपीलें टेकअप कर ली गई हैं, तो अब तो इन्हें इन पर समाअत होगी और आपको नोटिस भी किया जा चुका है, तो अब तो जो है वो केस चलना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो भी इस बेंच में शामिल हैं। सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के मतलब इसको हेड करते हैं, यहाँ पे इस केस में लीड करते हैं। अली जफ़र साहब भी वैसे मौजूद थे, सिकंदर जुल्करनैन भी थे। इसके अलावा अलीमा खान साहबा कमरा अदालत में थी, महर बानो अदालत में थी, जैन कुरैशी थे, वलीद इकबाल साहब थे और भी PTI के रहनुमा मौजूद थे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि रातों रात जो है वो साइफर केस में गवाहान को बुलाया गया, उनके बयानात कलम बंद हुए, प्रोसिक्यूशन और अदालत का आपस का मैच हुआ, हमें नहीं सुना गया, अब हमें सुना जाए। और जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर कोई अदालत ने गलती की है तो उसको हम ठीक कर देंगे, तारीख हम दे रहे हैं, यानी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती का मामला है इस पर हम केस को एडजर्न कर रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा हम सुनेंगे, आइंदा की तारीख पर इस केस को सुना जाएगा। तो आज के दिन के हद तक जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर के अपना अटॉर्नी जनरल की इस्तदा थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और 5 मार्च तक जो है अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के हवाले से जो भी इक़दाम उठाने हैं उसकी इजाज़त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की अपील थी, बल्कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी उस पर भी 5 मार्च का अदालत ने नोटिस कर दिया है। जो तोशाखाना का कन्विक्शन के खिलाफ अपील पर समाअत हुई, उसमें भी नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस केस में अमजद परवेज़ साहब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, लेकिन उनकी फैमिली में कोई डेथ हो गई है, तो इस वजह से आज वो पेश नहीं हो सके और आप केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो यहाँ पर भी जो मुकदमे की समाअत है उसे 5 मार्च तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। और अब देखते हैं नाज़रीन कि ये 5 मार्च को इस केस में क्या होता है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने कहा है कि हम आइंदा समाअत पे पूछेंगे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से कि पहले कौन सा केस चलाना है, तोशाखाना का चलाना है या साइफर का केस चलाना है। अच्छा नाज़रीन, दोनों केस ऐसे हैं जिस पर इमरान खान साहब अगर दोनों केसेस में इनकी सज़ाएँ सस्पेंड हो जाती हैं तो खान साहब की रिहाई का जो है वो रास्ता निकल आएगा। अब एक मलेशिया में मेरे जाने वाले हैं, उनकी तरफ से कुछ व्लॉगर्स के, बल्कि मेरा भी एक थंबनेल मुझे भेजा गया, कुछ और व्लॉगर्स के थंबनेल भेजे गए कि इमरान साहब आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते, रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गई। दूसरे व्लॉगर्स कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं, मार्च में उनकी रिहाई हो जाएगी। देखें, अब मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब तक की हालात के मुताबिक तो खान साहब के केसेस पड़े हैं, खान साहब की कमीशन मौजूद हैं, लेकिन ये जैसे अपीलें टेकअप कर ली गई हैं, ये तोशाखाना के साइफर केस की इद्दत में निकाह की अपील भी आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने टेकअप कर ली है। वहाँ पे सलमान अकमल साहब ने बड़े तवील दलाइल दिए हैं और शाहरुख अर्जुमन साहब ने इस केस की समाअत की है। सलमान अकमल साहब ने कहा कि ये नाकाबिल समाअत मुकदमा है, निकाह तो लाहौर में हुआ, मुकदमा कैसे लाहौर चल सकता है, और इद्दत में निकाह नहीं हुआ बल्कि इद्दत के बाद निकाह हुआ इमरान खान बुशरा बीबी साहबा का, तो ये तो मुकदमा काबिल समाअत ही नहीं। तो वहाँ पर भी जज साहब ने इस पर 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो 11 मार्च तो चली गई ना नाज़रीन, इस केस में इद्दत निकाह केस में 11 मार्च तक तो तारीख पड़ गई। अब 11 मार्च को प्रोसिक्यूशन आता है, हुकूमत का वकील आता है, वो टाइम लेता है, तो मामला 1, 2, 4 हफ्ते और आगे चले जाएंगे। इसी तरीके से जो तोशाखाना का केस है, ये साइफर का केस है, अब इसमें 5 मार्च की डेट डाल दी गई है।
अब उसमें चलना एक केस है पहले, जैसे कि आमिर फारूक साहब ने कहा कि सबसे पहले तो हम पूछेंगे अभी कौन सा केस चलाना है, साइफर का चलाना है, तोशा खाना का चलाना है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मार्च में इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होने जा रही, बल्कि मुझे अप्रैल में भी खान साहब की रिहाई नज़र नहीं आ रही। बल्कि दूसरी तरफ जो पैरेलल जो 190 मिलियन पाउंड का केस चलेगा, उसमें खान साहब की अगर कन्विक्शन हो गई तो फिर रिहाई कहाँ से होगी। बहरहाल कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि ग़ालिबन मिड मतलब जाके जून के बाद जाके कोई ऐसा इम्कान पैदा हो तो वो तब पैदा होगा, तब देखा जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान रिहाई का खान साहब का नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो नाज़रीन इन केसेस की समात का हवाला आपके साथ हमने शेयर करना था। अब आ जाते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के हुक्म पर रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ ने IMF को जो ख़त लिखा है, अब उस पर क्या होने जा रहा है। एक तो नाज़रीन उस ख़त के मंदजात अब आपको हिफ्ज़ हो चुके होंगे, जिसमें यह कहा गया कि जो हुकूमत तश्कील पाने जा रही है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, उनके पास मैंडेट नहीं, आप इनके साथ मुज़ाकरात ना करें, आप इनको मालियाती पैकेज ना दें। और फिर कहा गया कि आप जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है उसके इलेक्शन का ऑडिट करवाएं, 30% नताइज का आप जो है वो ऑडिट कराएं, सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बली का। अब ये जो नाज़रीन लेटर लिखा गया है, इससे जो इमरान खान साहब का अपना बयानिया था, हमने कल भी बात की कि एक तरफ तो बात करते हैं कि अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, दूसरी तरफ अमरीकी ग़ुलामी में फंसाने के लिए IMF को दावत देते हैं कि आप आएँ और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, पाकिस्तान को IMF का पैकेज ना दें, और जब तक ये ऑडिट ना करवा लें आपने पाकिस्तान को $1 नहीं देना, डॉलर का आपने टका नहीं देना। तो नाज़रीन अब इसके ऊपर जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस इक़दाम के सियासी जो रिपरकशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेयर करना पड़ेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये बातें भी चल रही हैं कि ये जो आज केसेस में प्रोसिक्यूटर नहीं पेश हुए, प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए वक्त ले लिया गया, तो अगर खान साहब इस तरह के हथकंडे करेंगे तो फिर ये केसेस इतनी आसानी के साथ कंक्लूड नहीं होंगे। जो खान साहब की रिहाई की बातें की जा रही हैं ये बड़ी लंबी चली जाएंगी, और इसमें जो सरदर्द बनेगा ये लेटर IMF का, ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सरदर्द बनेगा, इमरान खान साहब के लिए महंगा साबित होगा। इमरान खान के साथ रऊफ़ हसन साहब के लिए जो है ये उनके लिए मतलब उनको उनका सरदर्द बन सकता है, उनके लिए महंगा साबित हो सकता है, गले की हड्डी बन सकता है। लेकिन आज यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये मामला अदालतों में चला गया IMF को ख़त लिखने का, उसमें फिर कोई कमीशन बन गया या कुछ और ऐसा मामला हो गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो एक और मुकदमा हो सकता है, एक और कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ मनसूबा साज के तौर पे रऊफ़ हसन के ऊपर एज ए फैसिलिटेटर के तौर पे जो मनसूबा इमरान खान साहब ने बनाया, मतलब उसमें इल्ज़ाम लग सकता है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए, भट्ठा बिठाने के लिए, डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने के लिए ये ख़त लिखा है। ये ख़त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सबूत है और उसमें एग्जीक्यूटर का किरदार रऊफ़ हसन साहब ने अदा किया है। तो इन हालात में जो कि चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो एक और मुकदमा भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बन सकता है, रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ बन सकता है, इनका घेरा तंग हो सकता है। ऐसी बातें नाज़रीन मार्केट में हो रही हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन IMF ने अभी तक इमरान खान साहब के इस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमने इलेक्शन से पहले IMF से यकीन दहानी ली थी कि साफ शफाफ इंतखाबात के साथ IMF का पैकेज मशरूत होगा, तो ऐसी कोई कमिटमेंट IMF की PTI के साथ नहीं है। अगर है तो दिखा दें, क्योंकि IMF जो है सियासी जमातों के पास जाता ज़रूर है, लेकिन उनको कमिटमेंट उनकी किसी सियासी जमात के साथ नहीं होती। लेकिन बहरहाल अब ख़त लिख दिया है, इस पर मुकदमा बने ना बने, लेकिन ये उसके बावजूद भी, यानी कि केस तैयार हो, केस तैयार ना हो, किसी इन्वेस्टिगेशन का, किसी मुकदमे का सामना करना पड़े ना पड़े, लेकिन सियासी तौर पे ये लेटर लिखना IMF को तहरीक इंसाफ की गले की हड्डी बना रहेगा। तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसानी के साथ इस मामले को डाइजेस्ट करना इतना आसान ना होगा। इसके अलावा नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास जो कि पहले शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते तक जाना था, अब यह कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी किया गया है। कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और कौमी असम्बली का शेड्यूल मज़ीद चेंज करके ये किया गया है कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो कि अब 4 मार्च को होना था, अब उसको चेंज करके 3 मार्च अतवार के रोज़ जो है वज़ीर आज़म का जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब को जो साथ चलने की और वोट देने की दावत दी गई थी इत्तेहादी हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की तरफ से, तो मौलाना ने
उनको स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वोट देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन आज पहुंचा था मौलाना साहब के पास, तो वहां से जब ये बाहर निकले हैं असद कैसर साहब, साथ में उमर अयूब साहब, तो उमर अयूब साहब ने भी कहा कि हम भी वोट मांगने के लिए आए हैं। तो इस पर देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब इनको वोट करेंगे। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान के साथ साथ जहां उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन के प्रोसेस में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, वहीं अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन के प्रोसेस में जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का है इसमें हम बाइकआउट करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन 3 इस्तीफ़े आए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की नुज़रत सादिक साहबा ने सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। गफूर हैदरी साहब मौलाना फजल रहमान की जमात के सेनेटर हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है सेनेटरशिप से बल्कि कौमी असम्बली के रुकन का हलफ भी उठा लिया है। तो यह यके बाद दीगरे 3 इस्तीफ़े आए हैं और ये 3 इस्तीफ़े सादिक सैलानी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं और तीनों अरकान ने आज कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर हलफ भी उठा लिया है। इसका फ़ायदा नाज़रीन ये होगा कि जैसे गफूर हैदरी साहब ने कौमी असम्बली का मेंबर का हलफ उठाया है, तो कौमी असम्बली के ऐवान में इनकी तादाद बेहतर रहेगी जमीयत उलमा इस्लाम पे की, तो फिर इसका फ़ायदा इन्हें सेनेट में भी पहुंचेगा, इसका फ़ायदा इनको सेनेट में भी पहुंचेगा। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटरशिप से रिज़ाइन कर गए हैं, तो जो बातें हो रही थी कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे, तो फिर गिलानी साहब तो चेयरमैन सेनेट के लिए फेवरेट नहीं है और नाम आ रहा था मनोहर काकड़ साहब का कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, चेयरमैन सेनेट बनेंगे। तो देखते हैं चेयरमैन सेनेट के तौर पे किसका नाम आता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।